नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वो ज़रूरी प्रीलिम्स फैक्ट्स जो सीधे आज के अखबारों से लिए गए हैं। और हाँ, ये आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी और गवर्नेंस से जुड़े कुछ ज़रूरी अपडेट्स की। अच्छा, एक नया शब्द आजकल बहुत सुनने में आ रहा है, डिजिटल अरेस्ट। एक बात बिल्कुल साफ कर लीजिए, ये एक तरह का साइबर फ्रॉड है। भारतीय कानूनों में चाहे वो बीएनएसएस हो या आईपीसी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस कभी भी वीडियो कॉल पर किसी को अरेस्ट नहीं करती। तो अगर ऐसा कोई कॉल आए तो समझ जाइए कि ये एक स्कैम है। अब ये एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, इसे ध्यान से समझिए। सीबीआई और स्टेट पुलिस का अधिकार क्षेत्र। देखिए, पुलिस जो है वो संविधान के हिसाब से स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो मतलब किसी भी राज्य में प्राइमरी अधिकार तो स्टेट पुलिस का ही होता है। सीबीआई को अगर किसी राज्य में जांच करनी है तो उसे डीएसपी एक्ट 1946 के तहत उस राज्य सरकार से जनरल कंसेंट यानी एक तरह की सामान्य सहमति लेनी पड़ती है। हाँ, एक एक्सेप्शन है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चाहें तो बिना राज्य की सहमति के भी सीबीआई जांच का आदेश दे सकते हैं। चलिए अब फटाफट कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। और इसी I4C ने साइबर क्रिमिनल्स को मैप और ट्रैक करने के लिए एक पोर्टल बनाया है जिसका नाम है प्रतिबिंब। और हाँ, आर्टिकल 326, ये तो आप जानते होंगे, ये अडल्ट सफरेज की गारंटी देता है, मतलब वोट देने का अधिकार जो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों के पास है। यहाँ पर अक्सर गलती हो जाती है, तो इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिएगा। संचार साथी पोर्टल जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस यानी डीओटी चलाता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी मीटी। ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, पॉलिटी के बाद अब रुख करते हैं एनवायरमेंट और ज्योग्राफी से जुड़े कुछ जरूरी अलर्ट्स की तरफ। तो सवाल यह है कि आईएमडी कब कहता है कि भाई कोल्ड वेव यानी शीतलहर आ गई है। मैदानी इलाकों के लिए इसके दो क्राइटेरिया हैं। पहला, जब मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो जाए एंड वो नॉर्मल से 4.5 से 6.4 डिग्री तक नीचे चला जाए। या फिर दूसरी कंडीशन, अगर मिनिमम टेम्परेचर सीधे सीधे 4 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम हो जाए तो फिर नॉर्मल से डिविएशन देखने की जरूरत नहीं, वो अपने आप में ही एक कोल्ड वेव है। और ये जो कोल्ड वेव हम देख रहे हैं ना, इसका एक बड़ा कनेक्शन है ला नीना से। ये एक क्लाइमेट पैटर्न है जिसमें पैसिफिक ओशन का सरफेस ठंडा हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो भारत पर इसका असर क्या होता है? मॉनसून मजबूत होता है और सर्दियां ज्यादा कड़ाके की पड़ती हैं, जिनमें कोल्ड वेव्स भी ज्यादा आती हैं। आपने सोचा है सर्दियों में खासकर शहरों में धुंध और पोल्यूशन इतना ज्यादा क्यों हो जाता है? इसकी एक बड़ी वजह है विंटर इन्वर्जन। होता क्या है कि रात में जमीन तेजी से ठंडी होती है तो उसके पास की हवा भी ठंडी और भारी होकर नीचे बैठ जाती है, और इसके ठीक ऊपर गर्म हवा की एक परत आ जाती है। अब ये गर्म हवा एक ढक्कन की तरह काम करती है जो जमीन से निकलने वाले पोल्यूटेंट्स को ऊपर जाने ही नहीं देती, सब कुछ नीचे ही फंस जाता है। अब एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक टॉपिक पर आते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी REEs। ये टोटल 17 एलिमेंट्स का एक ग्रुप है, और अच्छी खबर यह है कि भारत के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रिजर्व है। ये हमें मिलता है ज्यादातर मोनेजाइट सैंड से, और इसकी नोडल एजेंसी है IREL, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आती है। चलिए अब थोड़ा साइंस एंड टेक की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं वहां क्या नया हो रहा है। याद है अभी हमने रेयर अर्थ्स एलिमेंट्स की बात की थी? उनका एक कमाल का इस्तेमाल है REPMs बनाना, यानी रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। ये नियोडीमियम, आयरन और बोरोन से बने इतने पावरफुल मैग्नेट होते हैं कि इनके बिना आज के ज़माने की EVs, विंड टर्बाइन्स और यहाँ तक कि मिसाइलें बनाना भी मुश्किल है। स्पेस में न्यूक्लियर पावर, जी हाँ, और इसके दो मेन तरीके हैं। समझिए, एक है स्पेस की बैटरी जिसे कहते हैं RTGs। ये प्लूटोनियम जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ के डीके से निकलने वाली गर्मी से बिजली बनाते हैं और वॉयेजर जैसे डीप स्पेस मिशंस को सालों तक पावर देते हैं। और दूसरा है न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन। ये एक तरह का रॉकेट इंजन है। इसमें एक न्यूक्लियर रिएक्टर हाइड्रोजन जैसे प्रोपेलेंट को गर्म करके जबरदस्त थ्रस्ट पैदा करता है, जिससे मंगल जैसे ग्रहों तक का सफर बहुत तेजी से पूरा हो सकता है। अच्छा, एक और बहुत जरूरी बात है AMR को लेकर। जो हमारा नेशनल एक्शन प्लान 2.0 है ना, वो वन हेल्थ अप्रोच पर आधारित है। अब ये वन हेल्थ क्या है?
इसका सीधा सा मतलब है कि हम इंसानों की सेहत, जानवरों की सेहत और हमारे पर्यावरण की सेहत, ये तीनों आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। किसी एक को नज़रअंदाज करके हम ठीक नहीं रह सकते। चलिए अब इकोनॉमी की बात करते हैं। देखते हैं कि यहाँ से हमारे लिए क्या ज़रूरी पॉइंट्स हैं। ये लैफर कर्व क्या बला है? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग थ्योरी है जो कहता है कि टैक्स रेट्स और सरकार को मिलने वाले टैक्स रेवेन्यू के बीच एक उल्टे यू शेप का रिश्ता होता है। मतलब ये कि एक पॉइंट के बाद अगर आप टैक्स रेट्स और बढ़ाते जाएंगे तो हो सकता है कि टैक्स कलेक्शन बढ़ने की बजाय घट जाए। IIP और PMI ये दोनों नाम अक्सर अखबारों में आते हैं, पर क्या ये एक ही हैं? बिल्कुल नहीं। IIP, जिसे हमारी सरकारी एजेंसी NSO निकालती है, वो असल में बताता है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कितना बदलाव आया। ये ऑब्जेक्टिव डेटा है। दूसरी तरफ PMI एक प्राइवेट सर्वे है जो बिजनेस मैनेजर से पूछकर सेंटिमेंट बताता है कि आगे क्या होने वाला है। तो एक क्वांटिटेटिव है और दूसरा क्वालिटेटिव। काबिल, ये नाम याद रखिए। इसका पूरा नाम है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर और इसका काम बहुत ज़रूरी है। दुनिया भर में जाकर भारत के लिए लिथियम, कोबाल्ट जैसे स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के एसेट्स को ढूंढना और उन्हें हासिल करना। जैसे इसने हाल ही में अर्जेंटीना में लिथियम ब्लॉक सिक्योर किए हैं। और चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन की तरफ चलते हैं, कल्चर एंड प्लेसेस इन न्यूज़। हॉर्नबिल फेस्टिवल, इसे फेस्टिवल्स का फेस्टिवल भी कहते हैं। ये नागा जनजातियों का सबसे बड़ा कल्चरल इवेंट है जो हर साल नागालैंड के किस्सामा हेरिटेज विलेज में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। अब अगर कोई विदेशी नागरिक इस फेस्टिवल में आना चाहे तो उसके लिए एक खास परमिट लगता है जिसे कहते हैं प्रोटेक्टेड एरिया परमिट यानी PAP। ये परमिट भारत के कुछ खास रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में जाने के लिए जरूरी होता है, जैसे नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, और इसे फॉरेनर्स प्रोटेक्टेड एरियाज ऑर्डर 1958 के तहत जारी किया जाता है। तो जाते जाते एक खास टिप। आज जो हमने स्पेस, न्यूक्लियर पावर यानी RTGs और NTP और कोल्ड वेव के स्पेसिफिक क्राइटेरिया की बात की है ना, ये सीधे सीधे प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बनकर आ सकते हैं। इन्हें तो जरूर से नोट कर लीजिएगा। और अंत में एक सवाल छोड़ जाता हूं, सोचिएगा जरूर। प्रशांत महासागर का एक क्लाइमेट पैटर्न यानी ला नीना नागालैंड के एक कल्चरल फेस्टिवल के लिए जरूरी एक रेगुलेटरी परमिट यानी PAP से कैसे जुड़ सकता है? इसी तरह के दूर दराज के डॉट्स को कनेक्ट करना ही तो UPSC की तैयारी का असली मजा है।